के ऑनलाइन एनसीईआरटी कोर्स में। और हम पढ़ रहे हैं मुग़ल काल। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि अकबर के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, और जहांगीर भी हमारा शुरू हो गया था। फिर जहांगीर को हमने देखा कि कैसे जो है शासक बनते हैं। फिर उनके 12 अध्यादेशों की हमने चर्चा की। आज हम जहांगीर के कुछ दक्षिण भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण उनके अभियान हैं, जैसे अहमदनगर हैं, ये सब हैं, इनको देखेंगे। तत्पश्चात फिर हम शाहजहां, औरंगजेब, यानी कि एक बार पॉलिटिकल पूरा पढ़ लेंगे। इसके बाद हम फिर मुग़ल काल की प्रशासन, फिर मुग़ल कालीन जो है संस्कृति, कला और संस्कृति, ये एक साथ देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास संभवतः मुग़ल काल आपका यहाँ आज समाप्त भी हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखें अहमदनगर। तो जहांगीर के समय अहमदनगर का अभियान किया गया। अहमदनगर की स्थिति क्या थी? अहमदनगर का जो प्रधानमंत्री है उसका नाम है मलिक अंबर। मलिक अंबर प्रधानमंत्री है और वहाँ का सेनापति है राजू, ठीक है। 1617 में जहांगीर ने शाह खुर्रम यानी शाहजहां को दक्षिण भारत भेजा और खुद 1617 ईस्वी में मांडू में आके अपना पड़ाव डाल दिया जहांगीर ने, ठीक है। पहले खुर्रम को भेजा और फिर स्वयं भी आया, ठीक है। बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने मध्यस्थता की और फिर मुगल और मलिक अंबर के बीच में एक संधि हुई या मध्यस्थता करा दी गई, ठीक है। और इसके तहत क्या हुआ कि इस संधि के तहत बालाघाट की जागीर और अहमदनगर का दुर्ग, ठीक है, बालाघाट की जागीर और अहमदनगर का दुर्ग पुनः मुगलों को मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ जो है वो संधि हो गई। अहमदनगर की विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी और 30,000 का मनसब और गुजरात की सूबेदारी दी, ठीक है। तो इस तरीके से ये अहमदनगर का अभियान हुआ। नेक्स्ट है कंधार। तो कंधार का जो शासक है उसका नाम है शाह अब्बास प्रथम, ठीक है। ये कंधार का शासक है शाह अब्बास प्रथम, ठीक है। जहांगीर के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। शाह अब्बास प्रथम ने जहांगीर के दरबार में अपना राजदूत भेजा और जहांगीर ने भी अपने एक प्रमुख चित्रकार हैं जिनका नाम है बिशन दास को भेजा था इनके दरबार में, ईरान के फारसी दरबार में भेजा था, ठीक है। ये वहाँ गए और उन्होंने वहाँ पे शाह अब्बास की चित्रकारी बनाई, ठीक है। बिशन दास एक प्रमुख चित्रकार हैं। जहांगीर की चित्रकारी में अतिशय रुचि थी। जहांगीर का काल चित्रकारिता का स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। तो कंधार का शासक है शाह अब्बास और उसने अपना दूत भेजा था जहांगीर के दरबार में। इन्होंने अपने चित्रकार बिशन दास को वहाँ फारस भेजा था। 1622 ईस्वी में कंधार मुगल साम्राज्य से बाहर हो गया था, ये ध्यान रखना आप लोग। मतलब इनके समय में जहांगीर के 1622 ईस्वी में कंधार मुगल नियंत्रण से बाहर हो चुका था। बाद में शाहजहां एक प्रयास करेंगे लेकिन फिर कंधार शाहजहां के समय में बाहर हो जाएगा, फिर हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा, ठीक है। मलिक अंबर अहमदनगर के जो प्रधानमंत्री हैं मलिक अंबर, इनका जो है बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है अहमदनगर के राज्य में। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मलिक अंबर कौन है? तो यूथोपिया में इनका जन्म हुआ था, एक अबिसिनियाई हैं। मलिक अंबर का जन्म इथोपिया में हुआ था, अबिसिनियाई हैं। मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय को अहमदनगर का शासक बनाकर खुद पेशवा बन गए थे। मलिक अंबर ने बीजापुर की राजधानी नौरसपुर, यानी जो बीजापुर की राजधानी नौरसपुर है, उसको जला दिया था। बड़ा योग्य प्रधानमंत्री था मलिक अंबर। मलिक अंबर ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक माना जाता है मलिक अंबर, जिसका प्रयोग व्यापक स्तर पे कौन करता है? मराठे, ठीक है। फारस से व्यापारिक संबंध बनाया था, फारस के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया था मलिक अंबर ने। और जंजीरा में नौसेना का निर्माण कर सीदियों की देखरेख में, ठीक है, सीदियों को देखरेख हेतु उसने नियुक्त किया था, ठीक है। ये ध्यान रखना। फारस से व्यापारिक संबंध स्थापित करता है और सीदियों की देखरेख में
जंजीरा में एक नौसेना का निर्माण किया था। ठीक है। अहमदनगर में भू राजस्व की जाप्ती प्रणाली इसका जो है लागू किया, और गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक माना जाता है मलिक अंबर को, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है। तो मलिक अंबर एक महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री हैं, पेशवा हैं, कहाँ के? अहमदनगर के। इनका जन्म इथोपिया में हुआ था और अबिसिनियाई हैं। मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय को ये शासक बनाए और खुद पेशवा बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मलिक अंबर ने बीजापुर की राजधानी है नौरसपुर, उसे जला दिया था। फारस के साथ इन्होंने व्यापारिक संबंध स्थापित किया और जंजीरा में एक नौसेना बनाई थी जिसकी देखरेख हेतु सीडियों को उसने नियुक्त किया था। अहमदनगर के अंतर्गत इन्होंने भू राजस्व की जाप्ती प्रणाली का विकास किया था, ये ध्यान रखना। और गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक मलिक अंबर को माना जाता है। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए नूरजहां, जहांगीर ने इनसे शादी की थी नूरजहां से, और नूरजहां का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। जब जहांगीर ने नूरजहां से शादी की 1611 के आसपास, तो प्रशासन में या जहांगीर के पूरे राज्य में, जहांगीर की पूरी कार्य पद्धति पर नूरजहां का विशेष प्रभाव रहा। ठीक है, तो नूरजहां के बारे में भी पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी आता है। इसको मैंने अलग ही कर दिया है पूरा, कि वास्तविक नाम नूरजहां का है मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा, नूरजहां का वास्तविक नाम है मेहरुन्निसा। ठीक है, इनकी उपाधि है नूरमहल, नूरजहां, बादशाह बेगम। ठीक है, नूरमहल, नूरजहां, बादशाह बेगम, ये नूरजहां की उपाधि है। ठीक है, इनके पिता का नाम है मिर्जा गयास बेग उर्फ एतमादुद्दौला। ठीक है, पिता का नाम क्या है? मिर्जा गयास बेग उर्फ एतमादुद्दौला। ठीक है, नूरजहां ने अपने पिता का मकबरा बनवाया था, एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया था, और इन्हीं के मकबरा में सबसे पहले पित्राद्यूरा शैली, पढ़ाएंगे, पित्राद्यूरा शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, सबसे पहले पित्राद्यूरा शैली का प्रयोग एतमादुद्दौला के मकबरा में हुआ है। ठीक है, नूरजहां की माता का नाम है अस्मत बेगम, अस्मत बेग या अस्मत बेगम। इत्र का मतलब जो इत्र होता है ना, इत्र का आविष्कारक इनको माना जाता है, अस्मत बेगम को। इन्होंने इत्र का आविष्कार किया था। ठीक है, तो नूरजहां की माता का नाम है अस्मत बेगम, इन्होंने इत्र का आविष्कार किया था। इनके भाई का नाम है अबुल हसन, भाई का नाम क्या है? अबुल हसन। ठीक है, अब इनके पहला पति नूरजहां का दूसरा विवाह था जहांगीर से। इनको मीना बाजार में देखा था जहांगीर ने, फिर इनके जो है पति को मरवा कर, कहते हैं कि इनके पति को मरवा कर उसने 1611 ईस्वी में नूरजहां से शादी की। तो पहले पति का नाम था कुली इस्ताजालू, और जहांगीर ने कुली इस्ताजालू को शेर अफगान की उपाधि दी थी। ठीक है, शेर अफगान की, ये ध्यान रखना। मतलब इनकी वीरता से प्रभावित होकर जहांगीर ने इन्हें शेर अफगान की उपाधि दी थी। ठीक है, नूरजहां की पुत्री थी जिसका नाम था लाडली बेगम। नूरजहां की पुत्री का नाम है लाडली बेगम, और इसका विवाह जहांगीर के ही पुत्र शहरयार के साथ हुआ था। शहरयार, लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के पुत्र शहरयार से हुआ था। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया। ठीक है, और नूरजहां ने अपने नाम के सिक्के जारी किए, झरोखा दर्शन देती थी, इत्यादि इत्यादि। मतलब इनका प्रशासन पर बहुत प्रभाव बढ़ गया था। ठीक है, और एक तरीके से इनका एक नूरजहां गुट का निर्माण हुआ, जिसमें नूरजहां थी, इनकी माता थी, इनके पिता शामिल थे, इनका भाई शामिल था प्रशासन के अंतर्गत। ठीक है, तो नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? मेहरुन्निसा, ध्यान रखना। उपाधि क्या है? नूरमहल। ठीक है, नूरजहां बेगम, बादशाह बेगम। ठीक है, ये इनकी उपाधि है। ठीक है, इनके पिता का नाम है मिर्जा गयास बेग उर्फ एतमादुद्दौला। एतमादुद्दौला के मकबरे में ही, मतलब नूरजहां ने ही बनवाया था, सबसे पहले पित्राद्यूरा शैली का प्रयोग हुआ है, ये ध्यान रखना। पढ़ाएंगे, स्थापत्य तो बताएंगे। इनकी माता का नाम है
अस्मत बेगम, ठीक है। और इन्होंने इत्र का आविष्कार किया था। माना जाता है कि अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया था, ठीक है। भाई का नाम है अबुल हसन और इसी अबुल हसन की पुत्री का नाम है मुमताज महल, ठीक है, जिसका विवाह जहांगीर के पुत्र शाहजहां से हुआ था, जिसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया। तो बेगम मुमताज महल, ठीक है, तो अबुल हसन की पुत्री हैं और इनकी बेटी का नाम है, नूरजहां की बेटी का नाम है लाडली बेगम और उसका भी विवाह जहांगीर के पुत्र शहरयार से हुआ था। तो एक उत्तराधिकार का भी संघर्ष आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नूरजहां शहरयार को शासक बनाना चाहती थी, मतलब जहांगीर की मृत्यु के पश्चात, और अबुल हसन खुर्रम को बनाना चाहता था, ठीक है। इनके पहले पति का नाम था अली कुली इस्ताजलू, जिसकी बहादुरी से प्रभावित होकर जहांगीर ने उसे शेर अफगान की उपाधि दी थी। 1611 में जहांगीर ने इनसे विवाह किया और फिर इनका प्रशासन में महत्व बढ़ा। इन्होंने अपने नाम के सिक्के जारी किए, झरोखा दर्शन देती थी, मतलब जनता इनको देखती थी। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई और लाहौर के शाहदरा में जहांगीर को दफना दिया गया। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शाहदरा। शाहदरा कहाँ है? लाहौर में, ठीक है। तो लाहौर के शाहदरा में जहांगीर को दफना दिया गया। बाबर को कहाँ दफनाया गया था? पहले आरामबाग, आगरा के आरामबाग में, बाद में काबुल में, ठीक है। तो इनको जो है शाहदरा में दफना दिया गया, ठीक है। आगे चलें। एक ध्यान रखना, इससे भी प्रश्न आते हैं। अब जैसे बाबर का मकबरा कहाँ है? तो पहले आरामबाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में। हुमायूं को दिल्ली में। अकबर का सिकंदरा में है और जहांगीर का कहाँ है? शाहदरा में, ठीक है। आगे चले। नेक्स्ट है शाहजहां, ठीक है। शाहजहां 1627 से 1658 इनका टाइम पीरियड है। इनका मूल नाम है सिहाबुद्दीन। शाहजहां का मूल नाम है सिहाबुद्दीन। इनकी उपाधि है खुर्रम, अर्थात खुशी देने वाला, ठीक है। तो शाहजहां उर्फ खुर्रम, खुर्रम मतलब खुशी देने वाला, ठीक है। दूसरी उपाधि है इस्लाम का रक्षक। शाहजहां ने स्वयं घोषित किया था इस्लाम का रक्षक। इनकी पत्नी का नाम है मुमताज, मलिका ए जमानी, मुमताज महल, ठीक है, जो अबुल हसन की बेटी हैं मुमताज। शाहजहां के शिक्षक हैं मुल्ला कासिम बेग तबरीजी, लेकिन सर्वाधिक प्रभावित ये रहे हकीम अली गिलानी से, ठीक है। मतलब मुल्ला कासिम बेग तबरीजी इनके शिक्षक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे हैं? हकीम अली गिलानी से। अब इनके समय में कुछ राजनीतिक विस्तार देख लेते हैं। तो साम्राज्य विस्तार 1633 में इन्होंने अहमदनगर का विलय कर लिया है, ठीक है, 1633 में मुगल साम्राज्य के अंतर्गत। फिर कांधार 1639 ईस्वी में अली मर्दान खान ने स्वेच्छा से कांधार का दुर्ग मुगलों को सौंपकर मुगल सेवा में भर्ती हो गया, ठीक है। ये 1639 की घटना है। अली मर्दान खान है जो कांधार का जो है सूबेदार है। इसने स्वेच्छा से कांधार का दुर्ग मुगलों को सौंपकर मुगल सेवा में शामिल हो गया, अली मर्दान खान। लेकिन 1649 में 1649 में जो शाह अब्बास द्वितीय है उसने सदा के लिए कांधार मुगलों से ले छीन लिया, ठीक है। जो फारस का शासक है शाह अब्बास द्वितीय, उसने कांधार को हमेशा के लिए मुगलों से छीन लिया। फिर वो कांधार मुगल साम्राज्य का अंग नहीं हो पाया, ठीक है। तो ध्यान रखना। आगे चले। शाहजहां की धार्मिक नीति, चूंकि शाहजहां ने उपाधि क्या ली है? इस्लाम का रक्षक, ठीक है। तो इसके समय में जो इसकी धार्मिक नीति थी वो थोड़ी सी कट्टरता की देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसा कि अकबर के समय में आपने देखा कि अकबर की जो धार्मिक नीति थी, एक तरीके से धार्मिक सहिष्णुता यानी को लेकर वो आगे बढ़ा और इस्लाम को थोपा नहीं उसने किसी के ऊपर, ठीक है, इस्लाम को थोपा नहीं। लेकिन इसके शासनकाल में आप देखेंगे कि जो धार्मिक कट्टरता है
शाहजहां के शासनकाल में वो देखने को मिलेगी। कहते हैं कि इसके कारण इसका रहा मुमताज का अतिशय धार्मिक होना, और उसके प्रभाव में आकर शाहजहां भी क्या था, वो इस्लाम की तरफ उसका झुकाव हुआ। ठीक है, तो समझेंगे इन सब बातों को। तो धार्मिक नीति है, तो सिजदा और पाबोस की प्रथा को ये समाप्त करता है और इसकी जगह चहार तस्लीम की एक प्रथा शुरू करता है। सिजदा और पाबोस की प्रथा किसने शुरू किया था? बलबन ने। मतलब साष्टांग प्रणाम करना, झुककर अभिवादन करना, ठीक है, और शासक के अंगूठे का चुंबन करना, पाबोस। तो सिजदा और पाबोस की जगह इसने चहार इस्लाम की प्रथा को शुरू किया था। ठीक है, इलाही संबत के स्थान पर, इसे संबत कर लीजिएगा, इलाही संबत के स्थान पर इसने हिजरी संबत, मतलब 622 ईस्वी में जब पैगंबर साहब क्या हुए थे, मक्का से मदीना आए, तो उसे हिजर कहा गया, तो हिजरी संबत शुरू किया। हिंदुओं पर इसने तीर्थ यात्रा कर पुनः लगाया। तीर्थ यात्रा कर 1563 में अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की गई थी, इसने तीर्थ यात्रा कर को पुनर्जीवित कर दिया। ठीक है, हिंदुओं को मुसलमान बनाने के क्रम में इसने एक पृथक विभाग स्थापित किया था। समझ रहे हैं? यानी हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए इसने एक पृथक विभाग स्थापित किया। पंडित जगन्नाथ गंगा लहरी रस गंगाधर के लेखक हैं। चिंतामणि, कविंद्राचार्य, सुंदरदास, अनेक हिंदू लेखक उसके दरबार में रहते थे। न्याय के लिए बुधवार का दिन निश्चित किया था। ठीक है, और कलीम को इसने राजकवि का दर्जा दिया था। ठीक है, तो ये इसके धार्मिक नीति के प्रमुख अवयव हैं। ठीक है, जैसे इसने सिजदा और पैबोस को समाप्त करके, चूंकि ईरानी परंपरा से लिया गया था, इसने चहार इस्लाम नामक एक प्रथा शुरू किया। इलाही संबत के स्थान पर हिजरी संबत को शुरू करता है। हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक पृथक विभाग स्थापित किया था। ठीक है, बावजूद इसके दरबार में हिंदू भी थे। ठीक है, जैसे पंडित जगन्नाथ थे, गंगा लहरी रस गंगाधर के लेखक हैं पंडित जगन्नाथ, वो इसके दरबार में रहा करते थे। चिंतामणि, कविंद्राचार्य और सुंदरदास, अनेक हिंदू लेखक इसके दरबार में रहते थे। न्याय के दिन शाहजहां बुधवार के दिन वो उसने सुनिश्चित किया था। कलीम को इसने अपना राजकवि नियुक्त किया था। ठीक है, शाहजहां के काल की एक महत्वपूर्ण घटना है सत्ता के लिए संघर्ष, क्योंकि अभी तक आपने देखा कि मुगल शासकों में उत्तराधिकार को लेकर इस स्तर का संघर्ष नहीं हुआ। ठीक है कि बाबर ने अपनी मृत्यु के पश्चात बाबरनामा में लिख दिया था कि साम्राज्य को बांटकर, जैसे तैमूरी परंपरा में साम्राज्य को बांटकर शासन करने की परंपरा थी, उसी परंपरा को बाबर ने भी पुनर्जीवित किया। तो हुमायूं ने भी साम्राज्य बांट के अपना किसी तरीके से अपना साम्राज्य शासन करना शुरू किया। बीच में एक सूरवंश आया 1555 में, मच्छीवाड़ा सरहिंद के युद्ध के पश्चात पुनः हुमायूं स्थापित हो जाता है, और पानीपत की द्वितीय के युद्ध के पश्चात विधिवत रूप से अकबर स्थापित होता है। पहले बैरम खां, तत्पश्चात पर्दा प्रथा, जिसे पेटीकोट गवर्नमेंट हमने कहा, कि शासन या संरक्षण में अकबर ने अपना शासन शुरू किया। फिर बाद में इनसे मुक्त होकर उसने एक स्वतंत्र अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। धार्मिक क्षेत्र में अकबर का जो मानना था, उसने दीन इलाही नामक एक नया धर्म चलाया। समझ रहे हैं? धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी, मतलब इस्लाम या किसी धर्म को उसने किसी व्यक्ति विशेष पर थोपा नहीं। राजपूत नीति के तहत, चूंकि राजपूतों का सहयोग पाना जरूरी था, तो उसने विवाह नीति, दंड और पुरस्कार नीति के माध्यम से राजपूतों को अपने पक्ष में किया। जिन राजपूत शासकों ने स्वेच्छा से उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, उनको बड़े मनसब दिया, बड़े पद दिए, बड़े ओहदे दिए। लेकिन जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई। आगे हमने देखा कि जहांगीर के शासनकाल में लगभग चीज़ें उसी तरीके से चलती रहीं। जहांगीर का एक छोटा सा विद्रोह भी हुआ था, जिसमें अबुल फजल, वीर सिंह बुंदेला के माध्यम से अबुल फजल की हत्या उसने करवा दी थी जहांगीर ने। फिर जहांगीर का शासन भी लगभग उसी तरीके से चलता रहा। लेकिन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हम देख रहे हैं शाहजहां के काल में, जब शाहजहां एक
पृथक, मतलब हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना कर रहा है। यानी थोड़ी धार्मिक कट्टरता उसके अंदर देखी जा रही है। ठीक है, यही आगे चल के आप देखेंगे कि जब इसके शासनकाल में एक उत्तराधिकार का युद्ध होगा, इसके पुत्रों के बीच में होगा, जिसमें औरंगजेब है, दारा शिकोह है, रजा है, मुराद हैं, ये सब हैं, शुजा हैं, मुराद हैं, ये सब हैं। तो इनके बीच में जब एक उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और अंततः औरंगजेब इस उत्तराधिकार के युद्ध में सफल रहा। चूंकि इस उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने सत्ता प्राप्त करने के लिए जिहाद का नारा दिया, इस्लाम को उसने शरीयत को जो है वरीयता दी, और व्यक्तिगत जीवन में औरंगजेब एक सच्चा मुसलमान आप कह सकते हैं था। नमाज पढ़ना, इस्लाम शरीयत के अनुसार वैवाहिक जीवन व्यतीत करना और राजकीय आय पर निर्भर न होकर स्वयं की मेहनत से जो आमदनी होती थी उससे जो है अपना व्यक्तिगत खर्च चलाना। जैसे कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए कभी राजकीय कोष से धन नहीं लिया। ठीक है, कुरान की आयतों को काटकर, फैज़ की टोपियों को सिलकर जो आमदनी प्राप्त होती थी उसी से जो है वो अपना गुजर बसर करता था। तो खैर वो हम अभी देखेंगे। तो शाहजहां के काल की एक महत्वपूर्ण घटना है मुगल राजकुमारों के बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष। ठीक है, तो उत्तराधिकार का युद्ध ये अक्सर परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो इसमें देखिए, इस युद्ध को याद रखने का तरीका है BDS KD, यानी KD BDS की डिग्री लिए हैं, डॉक्टर की होती है डिग्री ना, तो KD ने BDS की डिग्री ली, BDS KD। तो इसमें पहले है बहादुरपुर का युद्ध है, ये होता है शाह शुजा और मिर्जा राजा जय सिंह और सुलेमान शिकोह के बीच में होता है। ये मिर्जा राजा जय सिंह दारा शिकोह के पक्ष से लड़ रहे हैं। ठीक है, इसमें शाह शुजा पराजित हो जाता है। दूसरा युद्ध है धर्मत का युद्ध है, BDS, D से धर्मत हो जाएगा। तो धर्मत का युद्ध होता है, इसमें औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना दारा शिकोह के प्रतिनिधि जसवंत सिंह और कासिम खां को पराजित करती है। तीसरा है सामूगढ़ का युद्ध है। ठीक है, 8 जून 1658 में दारा शिकोह औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना से पराजित हुआ, यानी दारा शिकोह इसमें पराजित होता है। फिर है खजुआ का युद्ध, औरंगजेब ने शाह शुजा को परास्त किया, और फिर देवराई का युद्ध है, औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित किया। यानी एक तरीके से इस उत्तराधिकार को अगर हम देखें तो मुख्य रूप से औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच संघर्ष था, बाकी शुजा और मुराद तो बस एक तरीके से थे पक्ष में। ठीक है, मतलब संघर्ष में थे। ठीक है, तो इस युद्ध को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है BDS KD। ठीक है, B से हो गया बहादुरगढ़। देखिए डेट सन बहुत ज़्यादा याद हो सकता है ना हो, लेकिन इसका क्रम आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है परीक्षा में। ठीक है, D से हो गया धर्मत, S से हो गया सामूगढ़, K से हो गया खजुआ, D से हो गया देवराई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, तो इससे आपका याद रहेगा उत्तराधिकार का युद्ध, रटना नहीं पड़ेगा, बस BDS KD से काम चल जाएगा। आगे चले, अब देखिए थोड़ा सा दारा शिकोह के बारे में समझ लें। चूंकि शाहजहां का प्रिय पुत्र था दारा शिकोह, प्रिय पुत्र तो सभी होते हैं, लेकिन दारा शिकोह सबसे करीब था शाहजहां के, उसके शासनकाल में उसके दरबार में रहता था। इसकी उपाधि जो थी वो थी शाह बुलंद इकबाल की। ठीक है, और ये उपाधि शाहजहां ने दी थी इसे, दारा शिकोह को। बड़ा विद्वान था। इतिहासकार तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर औरंगजेब की जगह दारा शिकोह शासक बना होता उत्तराधिकार के युद्ध में, अगर दारा शिकोह विजित हुआ होता तो मुगल काल का इतिहास कुछ और होता। खैर, तो इसकी उपाधि है शाह बुलंद इकबाल की, ये उपाधि इसको शाहजहां ने दिया था। ठीक है, सूफियों की कादरी परंपरा से ये प्रभावित है दारा शिकोह। भगवत गीता, योग वशिष्ठ, इसका फारसी में अनुवाद किया था। मजमुल बहरीन, दो समुद्रों का संगम, एक पुस्तक है मजमुल बहरीन यानी दो समुद्रों का संगम नामक पुस्तक किसने रचना किया था। 52 उपनिषदों का सिर्र अकबर नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था, 52 उपनिषदों का। ठीक है, सिर्र अकबर नाम से इसने जो है
फारसी में अनुवाद करवाया था। ठीक है, तो ये कुछ तारा सिकोह के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं। अब देखते हैं औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब का शासनकाल क्या है? 1658 से 1707, और यही औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन माना जाता है कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। वो मुगल साम्राज्य जिसकी स्थापना 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त करके बाबर ने की थी, वो औरंगजेब की मृत्यु 1707 के पश्चात ताश की पत्तों की तरह ढह गया। दरअसल एक दृष्टि से देखें ना, तो औरंगजेब जितना बड़ा शासक था, इतने बड़े क्षेत्र पर उसने शासन किया था। एक बड़ा साम्राज्य, सबसे मुगल काल के अंतर्गत जो सबसे बड़ा साम्राज्य था वो था औरंगजेब का। इतने बड़े क्षेत्र पे इसने शासन किया। औरंगजेब के बारे में कहा भी जाता है कि एक अजगर की तरह इसने इतना खा लिया कि उसे पचा नहीं सका। समझ रहे हैं? यानी अहमदनगर तक, अभी दक्षिण भारत के अंतर्गत आप देखेंगे कि अहमदनगर का क्षेत्र जो है मुगलों के अंतर्गत शामिल हो गया है। ठीक है, इसके समय में आप देखेंगे कि बीजापुर और गोलकुंडा दक्षिण के अंतर्गत वो भी आ जाएगा मुगल साम्राज्य के अंतर्गत। समझ रहे हैं? लेकिन पूरे साम्राज्य के अंतर्गत, समझ रहे हैं, एक सुव्यवस्थित व्यवस्था स्थापित करने में औरंगजेब विफल रहा। उसके कई कारण हैं। एक तो साम्राज्य का स्वरूप बड़ा होना, दूसरा औरंगजेब जब शासक बनता है तो इसका घोषित उद्देश्य था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना। ठीक है, दारुल हर्ब का मतलब होता है कि काफिरों के देश को इस्लामिक देश बनाना। समझ रहे हैं? इसका घोषित उद्देश्य था। और इसके शासन प्रशासन के अंतर्गत आप देखेंगे कि धार्मिक कट्टरता अधिक देखने को मिलेगी औरंगजेब, क्योंकि इसकी ताजपोशी ही इसी बल पर हुई थी और इससे ये कभी मुक्त नहीं हो सका। शरीयत के अनुसार शासन किया। शरीयत के अनुसार जितने भी चीजें बैन थी शरीयत में, जैसे गीत, संगीत, इतिहास, लिखना, चित्रकारी, ये सब बैन था, सब पर इसने प्रतिबंध लगाया। शरीयत के अनुसार पूरा शासन किया। शुद्ध एक सच्चे मुसलमान की भांति अपना जीवन व्यतीत किया, उसी हिसाब से अपना जीवन चलाया। तो एक अगर व्यक्तिगत तौर पे देखेंगे तो एक इस्लाम के अंतर्गत एक शासक था, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को मजबूती संगठित रखने में विफल रहा। यही इसकी कमजोरी थी। और जैसे ही इसकी मृत्यु हुई 1707 में, पूरा मुगल साम्राज्य ताश की पत्तों की तरह बिखर गया, है ना। तो औरंगजेब का मूल नाम क्या है? मुहीउद्दीन। ठीक है, मुहीउद्दीन इसका मूल नाम है औरंगजेब का। उपाधि क्या है? बहादुर की उपाधि है, आलमगीर की उपाधि है, शाही पोशाक में एक दरवेश की उपाधि है, इसे जिंदा पीर भी कहते हैं, हाफिज। ठीक है, पहला मुगल बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। एक बार ध्यान रखना, पहला मुगल बादशाह है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, एक बार तो जैसे ही शाहजहां की मृत्यु की खबर मिलती है, और दूसरा उत्तराधिकार के पश्चात। औरंगजेब ने 2 कर जो है समाप्त किया था। एक है राहदारी और दूसरा है पानदारी। ठीक है, ये राहदारी है, ये ध्यान रखना। राहदारी और पानदारी मतलब सड़कों पर लगने वाला कर, इसको इसने समाप्त किया था। फारस के शाह ने एक दूत मंडल औरंगजेब के दरबार में भेजा था, जिसका वर्णन मनुची ने स्टीरियो द मोगरा में किया है। मनुची एक तोपची था, दारा सिकोह के साथ था, उत्तराधिकार के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी भी है मनुची। इसकी पुस्तक का नाम है स्टीरियो द मोगरा। ठीक है, ये उस समय के यानी उत्तराधिकार का युद्ध हो, इन सब के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, अब देखिए सैन्य अभियान, औरंगजेब के सैन्य अभियान। तो 1661 में अहोमों को संधि के लिए विवश किया था। 1663 में शाइस्ता खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। शाइस्ता खां ने 1666 में पुर्तगालियों को दंड दिया, बंगाल की खाड़ी में सोन द्वीप पर अधिकार किया,
और अराकान के राजा से चटगांव जीत लिया। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि औरंगजेब की दक्षिण नीति। दक्षिण नीति के तहत अगर आप देखेंगे तो 1686 ईस्वी में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लेता है, 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मिला लेता है। ठीक है, बीजापुर के अंतर्गत आपने देखा था कि आदिल शाही वंश था और गोलकुंडा के अंतर्गत आपने देखा था कि कुतुब शाही शासक थे। ठीक है, ठीक है, कुतुब शाही शासक थे। तो ये जो है महत्वपूर्ण बात है। आगे चलें। औरंगजेब के काल की एक महत्वपूर्ण घटना है मराठों के साथ इसका संघर्ष, यानी मराठों के साथ मुगलों का संघर्ष। दरअसल ये वही समय है जब दक्षिण भारत के अंतर्गत मराठों का उद्भव हो रहा था और मराठों के नेता थे शिवाजी। समझ रहे हैं? और शिवाजी के अंतर्गत जो मराठों का उद्भव हुआ, उदय हुआ, एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। समझ रहे हैं? और मुगल साम्राज्य के पतन में इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा, शिवाजी का तो विशेषकर। लगातार और दक्षिण भारत में अपने जीवन का एक लंबा संघर्ष औरंगजेब ने किया और मिला भी कुछ नहीं, चूंकि मराठे जो थे वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध करते थे। ठीक है, और उत्तर भारत भी चला गया, दक्षिण भारत तो गया ही गया। ठीक है, तो मतलब एक इतना बड़ा साम्राज्य, अब देख रहे हैं बीजापुर गोलकुंडा तक मुगलों का विस्तार है, तो इनकी जो सीमा थी वो मराठों से टकराने लगी थी। और मराठों में एक योग्य नेतृत्व था जिसका नाम है शिवाजी। शिवाजी ने मुगलों को खूब छकाया और अंततः इनकी जो है नींव हिल गई, और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई वैसे ही जो है पूरा मुगल साम्राज्य वो ढह गया। ठीक है, तो मराठों के साथ संघर्ष अगर हम देखें तो 1656 में शिवाजी ने अहमदनगर और जुन्नार के किले पर आक्रमण किया। ठीक है, यहीं से जो है शुरू होता है, चूंकि अहमदनगर का क्षेत्र किसके अंतर्गत है? मुगलों का। और जो मराठे हैं जिनका नेतृत्व हम पढ़ेंगे, मराठे इसके बाद मराठे पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि किले मराठा शक्ति का क्या होता था? आधार होते थे, और शिवाजी किलों को अपना केंद्र बनाते थे। तो जैसे ही अहमदनगर और जुन्नार के किले पर इनका 1656 में अटैक होता है, तो एक तरीके से मुगलों से इनका संघर्ष शुरू होता है। 1660 ईस्वी में इन्होंने शाइस्ता खां को मराठों को दंडित करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा औरंगजेब ने। वही शाइस्ता खां जो पुर्तगालियों को दंड देता है, 1663 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बनता है। ठीक है, 1660 ईस्वी में इन्होंने दक्षिण का सूबेदार शाइस्ता खां को बनाया। शाइस्ता खां ने पूना, चाकन, शिवपुर जैसे किलों पर अधिकार भी कर लिया। शिवाजी ने पूना के किले पर आक्रमण किया, शाइस्ता खां किसी तरीके से जान बचाकर भागा। ठीक है, मतलब कहानी यह है कि 1663 ईस्वी में, मतलब 1660 ईस्वी में, ऐसे समझिए, जब शिवाजी के विरुद्ध औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा, तो आरंभिक सफलता मिली किसको? शाइस्ता खां को। उसने कुछ किलों को जीतने में सफलता अर्जित की, जैसे पूना है, चाकन है, शिवपुर है। इन किलों पर मुगल आधिपत्य स्थापित करने में शाइस्ता खां सफल रहा। और एक दिन वो पूना के किले में आराम कर रहा था, विश्राम कर रहा था, रात्रि का समय था। शिवाजी ने अचानक आक्रमण किया शाइस्ता खां के ऊपर, और किसी तरीके से शाइस्ता खां जान बचाकर वहां से भागा। समझ रहे हैं? तो शिवाजी का तो यही था, गुरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से युद्ध करना। समझ रहे हैं? और छापेमारी, उसे छापा युद्ध कहते हैं, छापेमारी युद्ध कला भी कहते हैं। तो इस तरीके से किसी तरीके से शाइस्ता खां भागा, और फिर इससे औरंगजेब इतना नाराज हुआ कि उसको जो है उस भाई दंडित करने के लिए भेजा, और ये भाग खड़ा हुआ। तो फिर औरंगजेब ने इसे बंगाल भेज दिया, शाइस्ता खां को। ठीक है, 1665 ईस्वी में मराठों को नियंत्रित करने के लिए औरंगजेब ने अपने एक बड़े ही महत्वपूर्ण सेनापति, या कह लीजिए वीर सेनापति हैं, जय सिंह, उनको शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जय सिंह को सफलता मिली और जय सिंह ने मराठों को परास्त किया, और परास्त करने के पश्चात
1665 ईस्वी में एक संधि की, जिसे हम पुरंदर की संधि कहते हैं। ठीक है, और ये संधि इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संधि के तहत मराठों की शक्ति को तोड़ दिया गया। समझ रहे हैं? मराठों की शक्ति का आधार किले हैं, और इस संधि के तहत जो शिवाजी के पास किलों की संख्या है, जो लगभग 35 के आसपास किले उनके अधिकार क्षेत्र में थे, उसमें 23 किले मुगलों को देना पड़ा। यानी पुरंदर की संधि के तहत मराठों को 23 किले किसको देना पड़ा? मुगलों को देना पड़ा। समझ रहे हैं? दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि बीजापुर के खिलाफ अगर मुगल आक्रमण करते हैं तो मराठे उसमें क्या करेंगे? सहयोग देंगे। शिवाजी के एक पुत्र हैं संभाजी। संभाजी को मुगल दरबार में बुलाया गया। संभाजी मुगल दरबार में गए और वहां 5000 का मनसब इनको दिया गया। ठीक है, शिवाजी भी मुगल दरबार में आए, उन्हें भी 5000 का मनसब दिया गया। और कहते हैं कि औरंगजेब ने ना उनसे बात कही की, मतलब एक सामान्य जो मनसबदार की स्थिति थी वही स्थिति कमोबेश शिवाजी की भी थी। इससे शिवाजी बड़े क्रुद्ध हुए कि भाई वो मराठों के सरपंच, वो मराठों के सरताज, उनको मुगल दरबार में एक सामान्य मनसबदार की तरह ट्रीट किया गया। उन्होंने विद्रोह कर दी और फिर उन्हें कैद कर दिया गया। बाद में उन्होंने किसी तरीके से, मतलब चोरी छिपे अपनी जान बचा के गुप्त रूप से वहां फरार हुए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, पुरंदर की संधि इंपॉर्टेंट है। 1665 में मराठा शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई है, मुगल सेनापति जय सिंह के बीच में हुई है। इसमें मराठों की शक्ति को तोड़ने का प्रयास किया गया और जितने किले थे मराठों के पास उसमें से 23 किले, यानी 35 में से 23 किले वो मुगलों को दे देना पड़ा। बीजापुर के खिलाफ अगर मुगल सैन्य अभियान करेंगे तो मराठे उसमें सहयोग देंगे। शिवाजी के एक पुत्र हैं, उनका नाम है संभाजी। संभाजी को मुगल दरबार में उपस्थित मतलब रखा गया, 5000 का मनसबदारी दिया गया। शिवाजी भी मुगल दरबार में गए, लेकिन शिवाजी ने जब अब देखा कि उनके साथ एक सामान्य मनसबदार की तरह व्यवहार हो रहा था तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। इसी बात पे शिवाजी को कैद कर लिया गया, लेकिन किसी तरीके से गुप्त रूप से शिवाजी फरार होने में कामयाब रहे। ठीक है, और फिर शिवाजी भाग के कहाँ गए? दक्षिण भारत। और फिर वो लगातार मुगलों से संघर्ष करते रहे और बाद में उन्होंने मुगलों की शक्ति को तोड़ दिया एक तरीके से। ठीक है, तो मराठा जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें इन चीजों की जिक्र करेंगे। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी हैं, मुगलों से संघर्ष इन्होंने जारी रखा। 1689 में संभाजी का कत्ल कर दिया गया। संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ताराबाई है। ये सब लगातार, मतलब मराठे लगातार मुगलों से संघर्ष करते रहे और एक न कहीं मुगलों की शक्ति को तोड़ दिए। समझ रहे हैं? राजपूत नीति, अब अकबर के समय की राजपूत नीति इस समय परिवर्तित हो गई थी। समझ रहे हैं? देखते हैं मारवाड़। तो जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र अजीत सिंह को वैध शासक मानने से इनकार कर दिया। किसने? औरंगजेब ने। जसवंत सिंह की जब मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात उसके पुत्र अजीत सिंह को वैध शासक मानने से इनकार किया। किसने? औरंगजेब ने। मारवाड़ और मुगलों के बीच इसी उत्तराधिकार के मुद्दे पर लगभग 30 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। समझ रहे हैं? अंततः दुर्गादास राठौर, जिन्हें मारवाड़ों का मस्तिष्क कहा जाता है, उन्होंने मारवाड़ को लगभग स्वतंत्र करा दिया। ठीक है, और इस तरीके से अब क्षेत्रीय शक्तियां जो है धीरे धीरे मुक्त होंगी मुगलों से। तो मारवाड़ एक तरीके से वहां पे इनका नियंत्रण कमजोर हुआ। नेक्स्ट है औरंगजेब के काल में विद्रोह। तो औरंगजेब के काल में ना बहुत सारा विद्रोह हुआ। उसका कारण भी है। साम्राज्य, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आपने देखा कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण हो चुका था, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। समझ रहे हैं? और इतने बड़े साम्राज्य में प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने में मोहम्मद बिन तुगलक भी क्या था? विफल रहा। एक तरफ विद्रोह हो रहा है तो दूसरा क्षेत्र अशांति हो रहा है। और कहा गया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा
कि ये नासूर बन गए हैं, विद्रोह हमारे साम्राज्य के लिए नासूर बन गए हैं। वैसे ही औरंगजेब के काल में भी बहुत सारे विद्रोह होते हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें है पहला जाटों का विद्रोह, ठीक है। तो आर्थिक कारणों से हुआ था जाटों का विद्रोह, जिसका नेतृत्व गोकुला, राजाराम और चूड़ामण ने किया था। ये जाट नेता हैं, गोकुला ये जाट नेता हैं, राजाराम और चूड़ामण ये जो है थे जाट नेता हैं, इनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ। राजाराम ने सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा है, सिकंदरा में अकबर के मकबरे को लूट लिया था, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा विद्रोह रहा। दूसरा एक महत्वपूर्ण विद्रोह था औरंगजेब के काल का, वो है सतनामी विद्रोह। सतनामी विद्रोह किसानों और मुगलों के बीच नारनौल नामक स्थान पर युद्ध हुआ, ठीक है, जिसका नेतृत्व सतनामी नामक धार्मिक संप्रदाय ने किया था। ये पटियाला के पास हमने पढ़ा है, सतनामी जो है धार्मिक संप्रदाय, वो उसका उदय हुआ था, ठीक है। तो किसानों और मुगलों के बीच नारनौल नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ और जिसका नेतृत्व सतनामी नामक धार्मिक जो है संप्रदाय ने किया था, ठीक है। अफगानों का विद्रोह 1667 में, तो यूसुफ जाई कबीले हैं, इनके सरदार भागू ने किया, अमीर खान ने इसे दबा दिया। 1672 ईस्वी में अकमल खान ने पुनः विद्रोह किया, औरंगजेब ने स्वयं विद्रोह को दबाया। बुंदेला विद्रोह है, ओरछा के शासक चंपत राय ने किया था, ये ध्यान रखना, इसके समय में विद्रोह हुआ। इसका अकबर का विद्रोह है 1681 ईस्वी में, ठीक है। सिख विद्रोह हुआ इनके समय में, दरअसल धार्मिक कारणों से हुआ था। औरंगजेब के समय ये अंतिम विद्रोह है, गुरु तेग बहादुर को प्राणदंड दे दिया गया, ठीक है। अकबर ने, जब मैंने सिख पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को बुलाया दिल्ली और इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, ठीक है। गुरु ने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया और परिणामतः जो है इन्हें प्राणदंड दे दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हैं जो औरंगजेब के समय के हैं। अब देखिए औरंगजेब की धार्मिक नीति, ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने अकबर की धार्मिक नीति को उलट दिया। अकबर की क्या धार्मिक नीति? धार्मिक सहिष्णुता की नीति। उसने इस्लाम को किसी के ऊपर आरोपित नहीं किया, बल्कि सभी धर्मों की सच्चाई जानने के लिए उसने फतेहपुर सीकरी में 1575 में एक इबादत खाने की स्थापना की। 1579 में उसने उस इबादत खाने का द्वार सभी धर्मों के लिए खोल दिया, जिसमें अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि आए और उन्होंने अपने अपने धर्मों के बारे में, अपने अपने धर्मों की विशेषता बताई। अकबर ने सभी धर्मों से कुछ न कुछ जो अच्छे तत्व उसको लगे, उसने कुछ कुछ ग्रहण किया और इसके पश्चात अकबर ने दीन इलाही या तौहीद इलाही नामक एक नया धर्म ही चला दिया, ठीक है। महजर की घोषणा की, एक घोषणा पत्र है उसकी, जिसका प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था और फिर उसने दीन इलाही या तौहीद इलाही नामक एक नया धर्म ही चला दिया। इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू था, उसका नाम था महेशदास ठाकुर उर्फ बीरबल। अकबर बीरबल की कहानियां आप लोग बहुत सुनते होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से कहा जाता है कि औरंगजेब ने अकबर की धार्मिक नीति को उलट दिया, समझ ना। तो किस अर्थ में औरंगजेब ने उल्टा था? तो उसकी नीति अगर एक दृष्टिकोण से देखें तो वो धार्मिक रूप से कट्टरता की नीति नहीं थी, सभी धर्मों के प्रति उदार था। लेकिन औरंगजेब की जो नीति थी, औरंगजेब का जो उद्देश्य था वो घोषित था, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित करना। इस्लाम मतलब कहते हैं कि इस्लाम जिहाद का नारा देकर ये सत्तासीन हुआ और उलेमा और मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के क्रम में ये फिर उससे कभी मुक्त नहीं हो सका। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि ठीक है कि औरंगजेब ने जो धार्मिक नीति अपनाई वो तात्कालिक समय की आवश्यकता के लिए थी, क्योंकि उसका जो साम्राज्य था इतना विस्तार था, इतना विस्तृत था कि उसमें जो है शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक था, समझ रहे हैं। तो अलग अलग इसमें मत मिलते हैं। तो लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी वो थी दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना,
अर्थात काफिरों को देश को इस्लामिक देश के रूप में स्थापित करना। ठीक है, तो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना। दारुल हर्ब मतलब काफिरों के देश को गैर इस्लाम, काफिर मतलब गैर इस्लाम, काफिरों के देश को दारुल इस्लाम, इस्लामिक देश बनाना। ठीक है, चूंकि औरंगजेब ने सत्ता प्राप्ति के क्रम में जिहाद का नारा दिया उलेमाओं मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए, तो इस उद्देश्य से उसने इस तरीके से धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई। ठीक है, अब देखिए इस्लाम या शरीयत के पालन के क्रम में उसने जितनी भी चीजें इस्लाम में प्रतिबंधित थी उन सब पर क्या लगाया, प्रतिबंध आरोपित किया। जैसे सिक्कों पर कलमा खुदवाने की प्रथा उसने समाप्त की। नौरोज, संगीत समारोह, शराब, जुआ, इस सब पर उसने प्रतिबंध लगाया क्योंकि ये सब इस्लाम के विरुद्ध थे। समझ रहे हैं, इस्लामिक मान्यताओं के विरुद्ध थे, इसलिए इन सब पर जैसे सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज की प्रथा, जुआ, शराब, संगीत, चित्रकारी, इन सब पर उसने प्रतिबंध लगाया। इतिहास लेखन भी बैन था। खफी खान ने बड़ा चोरी छिपे से इतिहास लिखा था औरंगजेब के काल का। मुंतखब उल लुआब में खफी खान ने बड़े चोरी छिपे ही लिखा था। ठीक है, 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया और हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर इसने आरोपित किया। झरोखा दर्शन, तुलादान, इस सब पर भी प्रतिबंध आरोपित कर दिया। जजिया की समाप्ति हुई थी 1564 में, अकबर ने किया था जजिया की समाप्ति। बाद में उसे अकबर ने एक बार पुनः लागू करने का प्रयास किया था 1579 के आसपास, लेकिन वो उसका फिर विरोध हुआ तो उसने वापस ले लिया। 1679 में औरंगजेब ने जजिया को पुनर्जीवित किया, मतलब जजिया को आरोपित किया। जजिया क्या है इसे आप स्पष्ट समझ सकते हैं, किसी गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक कर था। सैनिक सेवा यानी सुरक्षा के बदले एक कर लिया जाता था। ठीक है, तो जजिया को इसने पुनरारोपित किया 1679 में। ठीक है, वेश्यावृत्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। जनता शरीयत का पालन कर रही है या नहीं, इसके लिए एक अधिकारी, बकायदा एक अधिकारी की नियुक्ति की, मुहत्सिब नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की। ये आचार विचार देखता था कि जनता शरीयत का पालन कर रही है ना नहीं, इसके लिए मुहत्सिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की। ठीक है, जनता के आचरण को देखने के लिए ये शिष्टाचार से संबंधित अधिकारी था मुहत्सिब। ठीक है, तो इसकी धार्मिक नीति देख रहे हैं, एक धार्मिक नीति में एक कट्टरता आपको देखने को मिलेगी, इस्लाम के प्रति अतिशय झुकाव देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं मुगल काल के अंतर्गत स्थापत्य। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य ताश की पत्तों की तरह ढह गया। तो औरंगजेब के बाद की जो घटना है उसे हम उत्तर मुगल शासकों के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहां आपका एक तरीके से मुगल साम्राज्य आपका यहां समाप्त होगा। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य जब समाप्त हो रहा है तो मुगल काल के स्थापत्य, कला, संस्कृति, इन पक्षों को भी हम देख लें। समझ रहे हैं, तो अब मुगल स्थापत्य की हम बात करेंगे। तो भाई जब भी कोई शासक आते हैं, विदेशी आक्रमणकारी आएंगे तो अपने रहने के लिए महल बनवाते हैं, पूजा गृह के रूप में वो मस्जिदों का निर्माण कराते हैं और उनकी जो रुचि होती है उसके हिसाब से अपना भवन ये सब बनवाते हैं। मैंने आपको एक दिन बताया था कि जो स्थापत्य होता है ना उसकी एक भाषा होती है, लेकिन उसकी भाषा क्या होती है, मौन। स्थापत्य, चित्रकारी, इन सब की मौन भाषा होती है। कहते हैं कुछ व्यक्त करते हैं, लेकिन वो वही समझ पाएगा जो उसका पारखी है। समझ रहे हैं, मतलब वो सबके लिए सुलभ नहीं है समझना। तो इसलिए स्थापत्य हम पढ़ते हैं कि उस काल की चीजें कैसी रही होंगी। अब आपने पूरा पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ा, आपने देखा कि एक तरीके से जैसे बाबर से आपने शुरू किया, बाबर के पास समय कम था,
तो स्थापत्य के क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि कोई विशेष उल्लेखनीय प्रगति नहीं दिखाई देगी। हुमायूं के समय में भी आपने देखा, लेन पुल ने लिखा कि फिसलते हुए आया, फिसलते ही रहा और फिसलते हुए चला गया। तो उसके काल में भी स्थापत्य के क्षेत्र में विशेष प्रगति उन्नति नहीं देखने को मिलेगी। फिर बीच में एक कालक्रम आया, छोटा सा कालखंड आया, 1540 से 1555 के बीच का कालक्रम था, 15-16 साल का, जिसे हम सूरवंश के नाम से जानते हैं, जिसमें एक महान शासक होता है, मतलब सूर शासक होता है, जो कि एक बड़ा वीर शासक था, शेरशाह। तो शेरशाह का कार्यकाल 1540 से 45 तक हमने पढ़ा कि एक संक्षिप्त कालखंड था, लेकिन वो उसने अकबर का आधार निर्मित किया और इसी पृष्ठभूमि पर अकबर शासक बन रहा है मुगल शासन, मुगल काल के अंतर्गत। और अकबर का जो काल है वो क्या है, मुगल काल के सुदृढ़ीकरण का काल है। चाहे राजनीतिक क्षेत्र में देख लीजिए, आर्थिक क्षेत्र में देख लीजिए, समझ रहे हैं। तो वो चीजें आपको कला संस्कृति और स्थापत्य के क्षेत्र में भी देखने को मिलेगी। जब तक साम्राज्य के अंतर्गत अस्थायित्व नहीं आएगा, जब तक साम्राज्य के अंतर्गत समृद्धि नहीं आएगी, स्थापत्य के क्षेत्र में भी आपको उस स्तर की प्रगति देखने को नहीं मिलेगी। यही कारण है कि अकबर के काल में आप देखेंगे कि जो स्थापत्य का बने, उन स्थापत्यों के अंतर्गत आप देखेंगे कि लाल बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया। लाल बलुआ पत्थर शक्ति और ओज का प्रतीक है, एक बनते हुए साम्राज्य को दर्शा रहा है, समझ रहे हैं। और जब साम्राज्य का अस्थायित्व आया, समृद्धि आई, उसी पृष्ठभूमि में आप देखेंगे कि शाहजहां के काल में यह अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाता है और शाहजहां का काल स्थापत्य के क्षेत्र में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, जिसकी एक शानदार, जो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है, ताजमहल शाहजहां के काल में निर्मित हुई। हम इसके डिबेट में नहीं जाएंगे कि ताजमहल का डिबेट क्या है। स्थापत्य के क्षेत्र में निश्चित रूप से उसका एक अलग स्थान है, ठीक है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं साम्राज्य की अस्थायित्व, साम्राज्य की समृद्धि, यानी स्थापत्य से आप समझ सकते हैं कि राज्य का स्वरूप किस तरीके का रहा होगा, समझ रहे हैं। तो ये बताने का, इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि आप पूरे साम्राज्य के स्वरूप को समझ पाएं, ठीक है। तो शुरू करते हैं मुगल स्थापत्य। तो सबसे पहले आएंगे बाबर, यहां लिख लीजिएगा बाबर। तो बाबर के कुछ स्थापत्य हैं, क्योंकि बाबर का कालखंड क्या है, 4 वर्षों का, और 4 वर्ष उसके 4 युद्धों में बीत गए, कोई विशेष प्रगति ही नहीं हो पाई, समझ रहे हैं। तो पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया है बाबर ने, संभल में जामा मस्जिद का निर्माण कराया, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया मीर बाकी द्वारा, अयोध्या में, ठीक है। तो ये कुछ जो है बाबर के हैं। कुछ बागों का निर्माण कराया, बाग, वो हम पढ़ेंगे, बागों को जब अलग से देखेंगे तो बाग वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसके चूंकि 4 वर्ष का संक्षिप्त शासनकाल था, तो साम्राज्य को एक मजबूत आधार प्राप्त नहीं था, तो इसने केवल मस्जिद वगैरह बनवाया अपने पूजा स्थल के रूप में। हुमायूं का भी आप देखेंगे कि हुमायूं का जो शासन काल था वो बड़ा ही संघर्ष वाला था। तो हुमायूं के काल में भी स्थापत्य के क्षेत्र में उस स्तर की प्रगति आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। दिल्ली में दीनपनाह और शेर मंडल पुस्तकालय की स्थापना किया है। आगरा एवं फतेहाबाद में मस्जिदों का निर्माण कराया था इसने, ठीक है। तो ये हुमायूं का है। लेकिन हुमायूं की पत्नी है हाजी बेगम, उन्होंने हुमायूं का मकबरा बनवाया था, ठीक है, और ये दिल्ली में बनवाया। ये मकबरा निश्चित रूप से एक शानदार मकबरा बनवाया हाजी बेगम ने अपने पति को की याद में, अपने पति को समर्पित किया, ठीक है। दिल्ली में है, कभी आइए तो हुमायूं का मकबरा देखिए। और इस मकबरे को, हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं, समझ रहे। तो हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम द्वारा ये मकबरा बनवाया गया। इसके स्थापत्य कार्य थे मिर्जा गयास। इसे ताजमहल का पूर्वगामी
और एक वफादार बीबी का महबूबाना पेशकश कहा जाता है। मतलब एक पत्नी द्वारा अपने पति के लिए बनवाया गया था ये मकबरा। तो एक वफादार बीबी का महबूबाना पेशकश कहा जाता है किसे? हुमायूं के मकबरे को। ठीक है। अकबर, अब अकबर का काल थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे ये 1556 से लेके 1605 ये टाइम पीरियड है अकबर के शासन का। एक लंबा टाइम पीरियड है 1556 1605, समझ रहे हैं? करीब 48-49 साल का ये टाइम पीरियड है। तो इसने अकबर का काल मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण का काल था। तो अकबर के काल में स्थापत्य के क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए। अकबर के समय जो स्थापत्य हुए उसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग देखने को मिला। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, और लाल बलुआ पत्थर जो होता है ना, वो शक्ति और ओज का प्रतीक है। शक्ति और ओज का प्रतीक है। ठीक है। एक दूसरे रूप में अगर इसे कहें तो अकबर काल का जो स्थापत्य है वो बनते हुए साम्राज्य को दिखा रहा है, बनते हुए साम्राज्य के प्रतिबिंब को दिखा रहा है। दर्शा रहा है। ठीक है। तो अकबर का काल स्थापत्य काल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक। तो अब देखिए आगरा का लाल किला, आगरा के अंतर्गत जो इसने स्थापत्य करवाया, तो आगरा का लाल किला आप जाके देख सकते हैं, आज भी है। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया, आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया। ध्यान रखना, लाल बलुए पत्थर का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो जहांगीरी महल इसके अंदर बना हुआ है, जयपुर भवन, अकबरी महल और दिल्ली दरवाजा, ये आगरा किले के अंतर्गत अकबर ने स्थापत्य के क्षेत्र में ये जो है स्थापत्य करवाए। फतेहपुर सीकरी नामक एक नगर ही बसा दिया जो आगरा के करीब बसा हुआ है, फतेहपुर सीकरी। ठीक है। चूंकि शेख सलीम चिश्ती, चिश्ती संत के, चिश्ती सिलसिले के एक प्रमुख संत हैं, महत्वपूर्ण संत हैं शेख सलीम चिश्ती, उनका खानका हुआ करता था फतेहपुर सीकरी। अकबर अक्सर आता जाता था और इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं की कुटिया में अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, सलीम शेखू बाबा जिसे अकबर कह रहा था। तो उसने फतेहपुर सीकरी में कई स्थापत्य कराए, एक नगर का रूप दिया और वहां पे शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया। जोधाबाई महल, अपनी पत्नी जोधाबाई के लिए जोधाबाई महल, पंचमहल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, गुजरात विजय मैंने पढ़ाया था ना कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया है, बीरबल की कोठी, ये सब फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत बनवाए गए कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्य हैं। ठीक है। आगे भी है तुर्की सुल्तान कोठी, इस्लाम खां का मकबरा, हिरन मीनार, अनूप तालाब, खास महल, हाथीपोल, नौ महला, जौनपुर का शाही पुलिस ने बनवाया है। ठीक है। लाहौर का किला बनवाया, अजमेर का किला बनवाया, अटक का किला बनवाया और इलाहाबाद का किला बनवाया। ठीक है। 1569 से 1584 तक फतेहपुर सीकरी मुगलों की राजधानी भी रही, ये ध्यान रखना। 1569 से 1584 तक फतेहपुर सीकरी मुगलों की राजधानी भी रही। ठीक। तो ये अकबर के काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्य हैं, इसे ध्यान रखना। जहांगीर के समय देखेंगे तो जहांगीर मतलब साम्राज्य एक सेट हो चुका था, एक पैटर्न पे चल रहा था, और जहांगीर थोड़ा सा उनकी रुचि भी अलग थी न्याय के क्षेत्र में। जहांगीर के 12 आप जो अध्यादेश पढ़ेंगे उससे आपको जहांगीर के काल की शासन की एक झलक मिल जाएगी। ठीक है। तो जहांगीर ने अकबर का मकबरा बनवाया जो सिकंदरा में है। ठीक है। और जिसे कि राजा राम जाट ने लूटा था। ठीक है। तो अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। बाबर का मकबरा कहाँ है? पहले आरामबाग, आगरा के आरामबाग में, बाद में काबुल में दफनाया गया। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। हाजी बेगम जो उनकी पत्नी है,
एक वफादार पत्नी का महबूबाना पेशकश कहा जाता है और ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है हुमायूं के मकबरे को। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में, जहांगीर ने बनवाया। ठीक है, दरअसल अकबर ने अपना मकबरा स्वयं बनवाना शुरू किया था और लेकिन इसे जहांगीर ने पूरा करवाया है, तो इसे ध्यान रखना। इस मकबरे में गुंबद का अभाव है, ये ध्यान रखना। अकबर के मकबरे में गुंबद नहीं है, ठीक है, सपाट छत सी है, तो गुंबद का अभाव है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इस काल का स्थापत्य है इत्मादुद्दौला का मकबरा। ये नूरजहां ने बनवाया आगरा में, और इसमें पित्रा-द्यूरा शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इत्मादुद्दौला कौन है? नूरजहां के पिता हैं। ठीक है, और इसका मकबरा आगरा में है, इत्मादुद्दौला का, नूरजहां द्वारा बनवाया गया। ठीक है, जहांगीर के काल में। और इस स्थापत्य में पहली बार पित्रा-द्यूरा शैली का प्रयोग हुआ। पित्रा-द्यूरा ये स्थापत्य की एक शैली है जिसे हम पित्रा-द्यूरा के नाम से जानते हैं। इसमें अलंकरण आदि पर बल दिया जाता है। ठीक है, संगमरमर का प्रयोग होता है, उस पर खूब अलंकरण वगैरह किया जाता है। ठीक है, तो पित्रा-द्यूरा शैली के नाम से जाना जाता है। और इसका प्रथम प्रयोग किस में हुआ है? इत्मादुद्दौला के मकबरे में। एक महत्वपूर्ण अनारकली का मकबरा है जो नूरजहां के काल में बना है। दरअसल अनारकली की एक कहानी आती है, कहानी जुड़ती है, जो कि सलीम के साथ उनके जो है एक प्रेम संबंधों का वर्णन है अनारकली का। तो लाहौर में अनारकली का मकबरा है, जहांगीर का मकबरा, नूरजहां का मकबरा, ये जहांगीर के काल के स्थापत्य हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान देना। शाहजहां का काल, ये मुगल काल का स्थापत्य के क्षेत्र में मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्थापत्य के क्षेत्र में मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है शाहजहां का जो काल है। ठीक है, मुगल काल का स्वर्ण काल। इसके अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो आगरा में जो जो स्थापत्य हुए, ताजमहल एक मकबरा है, अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया था। बहुत ही अद्भुत मतलब स्थापत्य है, पूरा संगमरमर से बना हुआ स्थापत्य है। ठीक है, और एक बार की बात है, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आए थे, तो जब वो आगरा गए, तो जब वो ताजमहल देखे थे, तो पूरे विश्व को, ताजमहल देखने के पश्चात उन्होंने पूरे विश्व को दो भागों में बांट दिया। कहें एक भाग वो है जिसने ताजमहल को देखा है, और दूसरे में वो हैं जिन्होंने ताजमहल को नहीं देखा है। अब देखिएगा, इस बात को समझिएगा। एक वफादार पत्नी का महबूबाना पेशकश क्या था? हुमायूं का मकबरा। और एक महबूब का, मतलब एक वफादार पति का भी कह सकते हैं, महबूब का महबूबाना पेशकश क्या है? ताजमहल। यानी अपनी प्रिय पत्नी की याद में शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण किया गया। दुनिया के 7 अजूबों में इसे स्थान दिया गया है, ताजमहल को। ठीक है, ताजमहल का स्थापत्य बड़ा ही शानदार है और पूरा संगमरमर से बनी संरचना है। ये एक मकबरा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ताजमहल, आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया यमुना नदी के तट पर। जामा मस्जिद, नगीना मस्जिद का निर्माण कराया। मुसम्मन बुर्ज, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया है शाहजहां ने। और दिल्ली के अंतर्गत, क्योंकि राजधानी परिवर्तन करेगा, शाहजहानाबाद नामक शहर बनाएगा, दिल्ली के अंतर्गत जो लाल किले का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था, वहां मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अक्सर कंफ्यूज करता है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया है, दीवाने खास दीवाने आम, तो ये आगरा के किले के अंतर्गत इसने
निर्माण करवाया। दिल्ली के अंतर्गत शाहजहानाबाद नामक नगर बसाया, बाद में राजधानी परिवर्तन भी हो जाएगी। लाल किला बनवाया, जहां से कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं लाल किला, ठीक है। जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, इन सब का जो है दिल्ली के अंतर्गत इसने निर्माण कराया है शाहजहां ने, ठीक है। अब देखिए ताजमहल के बारे में हम थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि भाई एक महत्वपूर्ण स्थापत्य है। तो इसके स्थापत्यकार हैं उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईशा, ठीक है, ताजमहल के स्थापत्यकार हैं। और इसे बनाने में कुल 22 वर्ष लगे। ताजमहल को बनाने में कुल 22 वर्ष का समय व्यतीत हुआ लगा। ताजमहल को वास्तुकार की कला का रत्न, एक वफादार आशिक का खिराज, संगमरमर में संवेदनशील शोक गीत, क्योंकि मकबरा है ना, तो संगमरमर में संवेदनशील लोक शोक गीत, ये जो है कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ताजमहल के स्थापत्यकार कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद ईशा। कुल 22 वर्ष का समय लगा ताजमहल को बनाने में, कुल टोटल 22 ईयर्स, ठीक है। ताजमहल को वास्तुकार की कला का रत्न, एक वफादार आशिक का खिराज, समझ रहे हैं, एक महबूब का महबूबाना पेशकश आप कह सकते हैं। जैसे एक पत्नी, एक वफादार पत्नी का महबूबाना पेशकश क्या था? हुमायूं का मकबरा। और एक महबूब का महबूबाना पेशकश क्या है? ठीक है, तो एक वफादार आशिक का खिराज कहा जाता है, और संगमरमर में संवेदनशील शोक गीत, ये जो है ताजमहल को कहा जाता है, ठीक है। औरंगजेब के समय में स्थापित, तब औरंगजेब का शासनकाल याद करिए, राजनीतिक अस्थिरता का काल है, इतने सारे विद्रोह हो रहे हैं, समझ रहे हैं, दक्षिण में उलझा हुआ है, संघर्ष, निरंतर संघर्षरत है, मराठों से लड़ रहा है, विद्रोहियों से लड़ रहा है, गुटबाजियों से वो देख रहा है। मतलब इतना, एक इसकी तुलना, औरंगजेब की तुलना एक ऐसे अजगर से की गई जिसने इतना खा लिया कि पचा नहीं पाया और अंत में जो है ब्लास्ट कर गया। तो स्थापत्य के क्षेत्र में भी वो देखने को मिलेगा। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया, ठीक है, और इसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। रबिया उद दौरानी का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में है, इसे दक्षिण की ताज या ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है, ठीक है। काला ताज कहा जाता, दूसरा ताज दक्षिण की ताजमहल और ताजमहल की फूहड़ नकल रबिया उद दौरानी के मकबरे को कहा जाता है, समझ रहे? अपनी पत्नी की स्मृति में, याद में, औरंगाबाद, दक्षिण में औरंगाबाद में इसने रबिया उद दौरानी का मकबरा बनाया, और उसी रबिया उद दौरानी के मकबरे को काला ताज, दूसरा ताज, दक्षिण की ताजमहल और ताजमहल की फूहड़ नकल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। औरंगजेब ने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण कराया। अब देखिए, दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया, ध्यान रखना आप। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने, ठीक है। लाहौर में बादशाही मस्जिद, उज्जैन के पास फतेहाबाद और लद्दाख में पहली मुगल मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया है। तो औरंगजेब के स्थापत्य में वो चीज नहीं देखने को मिलेगी, तो लगेगा कि ये काल जो राजनीतिक अस्थिरता का काल था, और आर्थिक, चूंकि आप निरंतर संघर्षरत रहेंगे तो आर्थिक रूप से भी कमजोर होंगे, क्योंकि संघर्ष में तो जन और धन दोनों की हानि होती है। तो ये काल जो है राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक संकट को दर्शा रहा है, ठीक है। आगे चलें। अब बाग, मतलब मुगलों ने बाग परंपरा को बहुत प्रोत्साहित किया, ठीक है, खूब बाग लगवाए बाबर के काल से ही, समझ रहे हैं। तो उद्यान की परंपरा बाबर ने शुरू की थी। बाबर के पास समय कम था, लेकिन उसने अपने क्षेत्र के अंतर्गत उद्यान, बाग लगवाए, जैसे धौलपुर में बाग नीलोफर और खानवा विजय के पश्चात सीकरी में बाग फतह एवं बाग वफा का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये बाबर के समय में बागों का निर्माण हुआ। हुमायूं, तो हुमायूं का मकबरा पहला स्थापत्य है जो उद्यान के बीच बना है, उद्यान के बीच स्थित है, समझ रहे हैं।
मतलब उद्यानों के बीच मकबरा बनाने की परंपरा भी इन्होंने शुरू की। एक तरीके से ये लोदियों के समय में भी देखा जाता है, लेकिन मुगल काल के अंतर्गत हुमायूं का मकबरा पहला मकबरा है जो उद्यानों के बीच में बना है। ठीक है। अकबर ने आगरा में अंगूरी बाग लगवाया, अकबर द्वारा। जहांगीर ने लगवाए कई बाग, तो जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग, निषाद बाग शाहजहां के समय में पूरा हुआ, लगवाया। शाहजहां ने लाहौर में शालीमार, कश्मीर में चश्मे शाही बाग बनवाया। औरंगजेब की कवित्री पुत्री है जेबुन निसा ने लाहौर में चाहर बुर्जी बाग लगवाया। औरंगजेब ने हरियाणा में पिंजौर बाग, मतलब कई बाग लगवाए। अहमदनगर के शासक हैं अहमद निजाम शाह ने हस्त बहिस्त यानी स्वर्ग का बाग का निर्माण कराया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो मतलब उद्यान परंपरा इनके द्वारा शुरू की गई, बाबर के द्वारा, जो कि लगातार शासकों द्वारा आगे बढ़ाई गई। ठीक है। आगे चलें। अब देखिए मुगल कालीन संस्कृति। तो मुगल कालीन संस्कृति के अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे पहले अनुवाद विभाग। तो इस विभाग की स्थापना अकबर ने की थी, और इस विभाग के अंतर्गत जो मुख्य कार्य था कि जो संस्कृत में पुस्तकें हैं उनका फारसी में अनुवाद करना, ताकि भारतीय आचार विचार संस्कृति को बेहतर तरीके से समझा जा सके। तो फारसी में पुस्तकों के अनुवाद के लिए अकबर ने स्थापित किया था। इस विभाग के अध्यक्ष थे फैजी और उपाध्यक्ष थे अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है। अब देखिए बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनका अलग अलग नाम से अनुवाद हुआ। संस्कृत में पुस्तकें हैं उनका फारसी में अनुवाद हुआ, जैसे काली दमन है तो अबुल फजल द्वारा इसका किया गया अनुवाद। सिंहासन बत्तीसी और रामायण का अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। अथर्ववेद का हाजी इब्राहिम सरहिंदी द्वारा इसका अनुवाद किया गया, समझ रहे हैं। हितोपदेश है, इसका ताजुल माली मुफर्री अल कुलूस द्वारा किया गया। भगवत पुराण ये टोडरमल ने किया। लीलावती, ये लीलावती है, गणित की पुस्तक है, फैजी ने इसका अनुवाद किया। पंचतंत्र, पंचतंत्र का अबुल फजल ने अनवार सुहेली नाम से किया है। महाभारत इसका जो है रज़्मनामा के नाम से फैजी और अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। ठीक है। तो ये बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनका अलग अलग जो है विद्वानों द्वारा अनुवाद फारसी में किया गया। अनुवाद का उद्देश्य था कि भारतीय जो है परंपरा, संस्कृति, भारतीय चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना। ठीक है। अकबर ने कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी। शाहजहां ने मोहम्मद मुराद को सीरी कलम की उपाधि दी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। शाहजहां ने मोहम्मद मुराद को सीरी कलम की उपाधि दी, अकबर ने मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी। अल्लोपनिषद को अकबर ने लिखवाया। इसमें इस्लाम एवं उपनिषद का समन्वय है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ाने के लिए इसे लिखवाया था। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसे जान लीजिए। ठीक है। आगे चलें। अब देखिए हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो अकबर का काल है ना, वो साहित्य का, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। यानी अकबर का काल हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अकबर का पुत्र है दानियाल, वो हिंदी में कविताएं करता था। दानियाल वो हिंदी में कविताएं करता था। नरहरि चक्रवर्ती ने रुक्मणी मंगल कवि श्रृंगार की रचना की। अकबर ने नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी। नंददास ने रसो पंचाध्यायी लिखा। विट्ठल दास ने 84 वैष्णवों की वार्ता, ये 84 है, 84 वैष्णवों की वार्ता, 84 वैष्णवों की वार्ता, ये जो है लिखे हैं विट्ठल दास ने। केशवदास और तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, ये ध्यान रखना। तुलसीदास के बारे में हमने भक्ति आंदोलन में पढ़ा है। ठीक है। केशवदास ने रामचंद्रिका, जहांगीर जसचंदिका, विज्ञान गीत, रसिक प्रिया, अलंकार मंजरी, वीर सिंह देवचरित, इन सब ग्रंथों की रचना केशवदास ने की है। ठीक है। शाहजहां का काल, तो शाहजहां का काल हिंदी साहित्य का रीति काल था। शाहजहां ने महाकविराय की उपाधि दी। सुंदर को शाहजहां ने महाकविराय की उपाधि दी। इनकी रचना सुंदर श्रृंगार है। कवित्त रत्नाकर के लेखक सेनापति इसी के काल में हुए, शाहजहां के काल में। ठीक है।
संस्कृत साहित्य को देखा जाए तो अकबर ने संस्कृत को संरक्षण दिया। महेश दास ठाकुर उर्फ बीरबल अकबर का इतिहास सर्वदेश वृत्तांत संग्रह लिखा। गोविंद भट्ट को अकबर ने युग का कालिदास की संज्ञा प्राप्त थी। ठीक है, यानी गोविंद भट्ट को अकबर के युग के कालिदास की संज्ञा प्राप्त थी। ठीक है। शाहजहां है, शाहजहां के काल में पंडित जगन्नाथ ने रसगंगाधर गंगा लहरी की रचना की। शाहजहां ने जगन्नाथ को गंगाधर की उपाधि दी। ठीक है। गुजराती है तो अकबर के समय प्रसिद्ध गुजराती विद्वान अरवा भी हुए, जिसने चित्त विचार संवाद सतपथ एवं कैवल्य गीता की रचना की। गुजराती भाषा में गरभा साहित्य, गरभा जो कि दुर्गा देवी की स्तुति से संबंधित है, का निर्माण हुआ। बंगाली के अंतर्गत मुकुंद राम को बंगाली भाषा का क्रैब कहा जाता है, बंगाली का क्रैब कहा जाता है मुकुंद राम को। अकबर के दरबार के 9 रत्न, ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो बीरबल उर्फ महेश दास ठाकुर, इनको जो है अकबर ने कवि प्रिय की उपाधि दी थी, ये पहले हैं। फैजी मलिक उश शोरा की उपाधि दी थी अकबर ने इन्हें, ये अकबर के राजकवि थे। फैजी ये अकबर के राजकवि हैं, मलिक उश शोरा की उपाधि दी है। तानसेन उर्फ रामतनु पांडे, इनकी उपाधि थी कंठाभरण वाणी विलास की। ठीक है, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि थी तानसेन उर्फ रामतनु पांडे की। मानसिंह है, ये भी अकबर के नवरत्नों में है और इनको मिर्जा राजा फरजंद, अकबर इन्हें फरजंद यानी पुत्र कह के पुकारता था। कछवाहा राजपूत थे, चूंकि कछवाहा राजपूत में इनका वैवाहिक संबंध भी था, जोधाबाई वहीं से थी, तो फरजंद कहता था। तो ये मानसिंह इनके नवरत्नों में थे। हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 में जो हुआ था राणा प्रताप के अगेंस्ट में, उसमें मुगलों की सेना का नेतृत्व मानसिंह ने ही किया था। ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना है, इनका उपनाम रहीम है, इनकी उपाधि खान खाना है। ये अपने युग का भोज इनको कहा जाता है। टोडरमल, ये दीवाने आला थे। टोडरमल दसाला पद्धति का विकास किया था, राजस्व विभाग के प्रमुख थे। ये भी अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। मुल्ला दो प्याजा, ये दो प्याजा बहुत अच्छा बनाते थे। अबुल फजल और हकीम हुकाम, ये राजदूत के रूप में तुरान इनको भेजा था। तो ये अकबर के 9 रत्न हैं, ये अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। मुगल काल के अंतर्गत सिक्के, तो टकसाल जो है, सिक्के कहाँ ढाले जाते थे? टकसालों में। तो सिक्के टकसालों में ढाले जाते थे। दरोगा टकसाल अधिकारी था, दरोगा जो है टकसाल अधिकारी हुआ करता था। ठीक है। सर्वाधिक टकसालों की संख्या औरंगजेब के काल में थी, ये ध्यान रखना। टकसालों की सबसे अधिक संख्या औरंगजेब के काल में थी। ठीक है। बाबर, तो बाबर ने शाहरुख, बाबरी और काबुली नामक सिक्के का प्रवर्तन किया है। ये बाबर द्वारा चलाए गए कुछ महत्वपूर्ण सिक्के हैं, शाहरुख, काबुली और बाबरी। अकबर ने सूर्य और चंद्रमा की महिमा अंकित की है सिक्कों पर। धनुर्धारी राम सीता, तो ये पूछा जाता है अक्सर, तो राम सीता से युक्त सिक्के चलाए हैं। मुहर अकबर के काल का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का था, ये शुद्ध सोने का होता था मुहर। संसाब या संसब, ये सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्का था। इलाही, ये गोलाकार स्वर्ण सिक्का था। चांदी के सिक्कों को जलाली नाम से जाना जाता था। तांबे का सिक्का दाम, अधेला, पावला, दमड़ी के नाम से जाना जाता था। ये अकबर के काल के प्रमुख सिक्के हैं। जहांगीर, इसने शासक की आकृति वाला चित्र सिक्का चलाया। ठीक है। नूरजहां ने भी सिक्का चलाया था। निसार नामक चांदी का सिक्का चलाया। नूरजहां, राशि चक्र का अंकन है इसके सिक्कों पर। शाहजहां ने आना नामक सिक्का चलाया था और 1 रुपया 16 आना के बराबर होता है। ठीक है। औरंगजेब ने सिक्कों पर खलीफा के नाम का अंकन बंद करा दिया, कलमा खुदवाना बंद करा दिया। सिक्कों पर सहबाई की कविताएं लिखी जाएं, ऐसा उसने आदेश दिया। ठीक है। और सबसे अधिक टकसाल इसी के समय में थे, औरंगजेब के। ठीक है, आगे चलें। मुगल कारखाना, ठीक है, तो मीर शमा जो होता था वो कारखाना विभाग का प्रमुख था, मीर शमा। ठीक है। दीवाने वयुतात, आय व्यय, कारखानों के वित्तीय उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी होती थी दीवाने वयुतात की। नजीर, ये वित्तीय आय व्यय का निरीक्षण करता था। दरोगा ए कचहरी, ये कारखानों के लिए खजाने से धन लाता था। ठीक है। तो मुगल कारखाना से संबंधित ये महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। ठीक है।
अकबर के अंतर्गत अगर देखें तो लाहौर में कारखानों का निर्माण करवाया, फारस के कारीगरों को बुलाता है लाहौर में, आगरा, फतेहपुर सीकरी लाहौर में बसाया। ठीक है, फारस के कारीगरों को बुलाया, आगरा, फतेहपुर सीकरी लाहौर में बसाया। दरअसल अकबर का जो काल था ना, वो साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण का काल था। तो कारखानों में वस्त्रों का निर्माण, अन्य वस्तुओं का निर्माण, शिल्पों का निर्माण होता था। जहांगीर ने उन्हीं वस्त्रों के निर्माण के लिए लाहौर और अमृतसर में कारखानों का निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने कारीगरों पर लगने वाले लाइसेंस कर को समाप्त किया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलें। मुगल काल की आर्थिक स्थिति, सबसे पहले बात करें कृषि। ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र में हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण फसलों का आगमन हुआ। दरअसल देखेंगे कि ये वही काल है जब पुर्तगाली भारत में आए। 1498 में वास्को डी गामा भारत में आया था। कालीकट, जमुरिन ने उसका स्वागत किया और फिर उसी के पीछे पीछे अन्य यूरोपीय आए भारत में। तो पुर्तगालियों ने अपने साथ कृषि के क्षेत्र में बहुत सारा, मतलब जैसे तंबाकू कह लीजिए, मिर्च कह लीजिए, ये सब अपने साथ लाए। तो इनकी खेती भी भारत में शुरू हुई। ठीक है, तो तंबाकू, मक्का, आलू, मिर्च की खेती होने लगी। पुर्तगालियों ने भारत में अल्फांसो आम की प्रजाति लाया। तो इस तरीके से मतलब कृषि में विस्तार, यानी कृषि में फसल, अलग तरह के फसल देखने को मिले। एक बात ध्यान रखना, ये जो तंबाकू की खेती है ना, ये जहांगीर के काल में शुरू हुई थी, जहांगीर के काल में, और इस पे प्रतिबंध भी जहांगीर के ही काल में लग गया था तंबाकू के खेती पर। ठीक है, जहांगीर के काल में शुरू हुई थी तंबाकू की खेती। तंबाकू की फसल पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी और इस पर प्रतिबंध भी जहांगीर के समय में ही आरोपित कर दिया गया था। प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में देखें तो सूती एवं रेशमी कपड़ा, बंगाल रेशम उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। अहमदाबाद पटोला रेशमी वस्त्र और ढाका मलमल, अवेरवा, शबनम, गंगाजल रेशमी वस्त्र हैं, उसके उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। कागज उद्योग का विकास हुआ। ठीक है, बंगाल और गुजरात कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। जैसा मैंने आपको बताया था कि कागज जो उद्योग है, कागज का आविष्कार है, वो चीन में हुआ था। चीन वहां से अरब गया, अरब से पश्चिम गया। ठीक है, तो मुगल काल के अंतर्गत भी कागज उद्योग का विकास हुआ और बंगाल और गुजरात ये एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरे। ठीक है, दौलताबाद भी कागज उद्योग का एक प्रसिद्ध केंद्र था। कालपी में निर्मित जो कागज था वो सबसे उत्तम किस्म का होता था। यहां कालपी कर लीजिएगा आप लोग, कालपी। कालपी में जो निर्मित कागज था वो सबसे उत्तम श्रेणी का था, जिसे महाजाल कहते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। कालपी में जो कागज का निर्माण किया जाता था वो सबसे उत्तम किस्म का था। ठीक है, तो ये कागज उद्योग का भी विकास होता है। नील, तो आगरा के पास बयाना में नील उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। गुजरात के पास सरखेज है, वो भी नील उत्पादन का एक प्रसिद्ध केंद्र है। तो गुजरात के पास सरखेज, आगरा के बयाना में नील उत्पादन का ये प्रमुख केंद्र है। शोरा कोरोमंडल तट और बिहार में उत्पादित किया जाता था, ये ध्यान रखना। शोरा बारूद बनाने के काम आता था ना, बाबर ने प्रयोग किया था, तोपखाने में बारूद आधारित तोपखाने का प्रयोग किया था, जिससे कि उसकी सैन्य शक्ति क्या हुई थी, मजबूत हुई थी। अब ये सोरा उसमें एक कच्चा धातु का काम, सोरा उसमें उत्पाद, मतलब एक उसका मुख्य अवयव है। ठीक है, और इस शोरा को वो कोरोमंडल तट से प्राप्त करते थे, बिहार से प्राप्त करते थे। ठीक है, तो बारूद का प्रयोग हो रहा है, जिससे कि तोपखानों की शक्ति बढ़ रही है, जिससे कि मुगल सैनिक दक्षता में विकास हो रहा है। ठीक है, नमक, तो सांबर झील है राजस्थान में, वहां से नमक प्राप्त कर रहे हैं। अजमेर में है, शमशाबाद, लाहौर। ठीक है, अन्य उत्पादन केंद्र हैं जो कि फेमस हैं अन्य, तो पीतल उद्योग के लिए बनारस प्रसिद्ध है, पूना, नासिक, ये पीतल उद्योग के प्रसिद्ध केंद्र हैं। बीदर चांदी के सुंदर जड़ाऊ काम के लिए प्रसिद्ध है, बीदर। ठीक है, दक्षिण भारत के अंतर्गत। कालीन उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में विकसित हुआ। आगरा, ठीक है, मुल्तान, फतेहपुर सीकरी, अलवर, कश्मीर, जौनपुर, लाहौर, ये कालीन उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है, प्रमुख बिहार और मालवा में अफीम पैदा होती थी। ठीक है, अफीम
बिहार में भी होती थी, मालवा में भी होती थी अफीम। लाहौर हस्तशिल्प उद्योग का प्रमुख केंद्र था। लाहौर, बनारस और चुनार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, विख्यात थे। और कश्मीर और कर्नाटक लकड़ी की कलात्मक वस्तुओं के लिए फेमस थे। तो ये महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र हैं। तो निश्चित रूप से इस काल के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि मुगल काल के अंतर्गत शिल्पों की संख्या बढ़ी, वाणिज्य व्यापार बढ़ा, तो आर्थिक समृद्धि बढ़ी, जिसका हम स्थापत्य के क्षेत्र में, राजनीतिक स्थायित्व में, इन सब क्षेत्रों में देख सकते हैं जिसका प्रभाव। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति ठीक थी। व्यापार वाणिज्य, तो मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। अलग अलग शासकों द्वारा अलग अलग मुद्राएं चलाई गई, मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास होता है। ठीक है, मुद्राओं, टकसाल के मुद्रा टकसाल में ढाले जाते थे। दरोगा नामक अधिकारी होता था टकसाल से संबंधित। अलग अलग शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बारे में भी हमने देख लिया है। ठीक है, हुंडी, बीमा और बैंकिंग ये प्रचलन में थे। ठीक है, बीमा जानते ही हैं, वस्तुओं का बीमा कर देना कि अगर कोई क्षति होती है तो वो आपको प्राप्ति हो जाएगी। हुंडी प्रथा मतलब ब्याज पे देने की प्रथा प्रचलन में थी। बैंकिंग मतलब जमा स्वीकार करना और ऋण देना, ये बैंक का काम होता है। तो बैंकिंग, ये सब प्रचलन में थे मुगल काल के अंतर्गत। सूती वस्त्र, काली मिर्च, नील, अफीम, मसाला, ये निर्यात की प्रमुख वस्तुएं हुआ करती थी। तो निर्यात की प्रमुख वस्तु मुगल काल में क्या थी? सूती वस्त्र, काली मिर्च, नील, अफीम और मसाला, ये भारत से बाहर निर्यात की जाती थी। आयात किन चीजों का किया जाता था? तो टिन, तांबा, घोड़ा, सोना, चांदी, दवाइयां, इनका जो है हम बाहर से आयात करते थे। व्यापारिक वर्गों को अगर हम देखें तो थोक व्यापारियों को बोहरा और मोदी कहा जाता था। ठीक है, थोक मतलब जो बल्क में ले जाते थे, आप जानते होंगे थोक व्यापारी। खुदरा व्यापारी को वणिक कहा जाता था, वानिक। ठीक है, बक्काल, ये अनाज का व्यापारी होता था, उसे बक्काल कहा जाता था। बंगाल के व्यापारी गंध बणिक नाम से जाने जाते थे। और कोरोमंडल तट के जो व्यापारी हैं वो चट्टियार, मालावर में चूलिया और मपिल्ला नाम महत्वपूर्ण व्यापारी थे। ठीक है, तो ये व्यापारिक अलग अलग व्यापारिक वर्गों की उपस्थिति थी। इस तरीके से वाणिज्य व्यापार विकसित अवस्था में देखा जा सकता है। बंदरगाह भी था, व्यापार भाई बंदरगाह से भी होता था। जल और स्थल दोनों मार्ग से व्यापार होते थे, क्योंकि विदेशों से भी व्यापारिक संबंध है। तो बंदरगाह था। बंदरगाह का जो प्रमुख होता था ना, उसे मुत्सद्दी कहते थे, मुत्सद्दी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण अधिकारी है, ये बंदरगाह का प्रमुख होता था। ठीक है, सूरत का जो बंदरगाह है उसको बाबुल मक्का कहा जाता था। ठीक है, मतलब वहां से काफी व्यापार होता था सूरत के बंदरगाह से, तो उसे बाबुल मक्का नाम से जाना जाता था सूरत के बंदरगाह को। काम्बे, भड़ोच, चौल, दाबुल, गोवा, भटकल, सतगांव, ये सब प्रमुख बंदरगाह हैं जहां से कि व्यापारी अन्य क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए जाते थे इन बंदरगाहों से। ठीक है, शाहजहां ने समुद्री जहाजों के निर्माण को प्रारंभ किया था, ये ध्यान रखना। मतलब शाहजहां द्वारा समुद्री जहाजों का निर्माण भी शुरू किया गया था, जिससे कि व्यापारिक गतिविधियों को तीव्रता मिले। तो बंदरगाह के प्रमुख को क्या कहते थे? मुत्सद्दी। ठीक है, मुत्सद्दी। और सूरत के बंदरगाह को बाबुल मक्का नाम से जाना जाता था। वो काम्बे, भड़ोच, चौल, दाबुल, गोवा, भटकल, सतगांव, ये प्रमुख बंदरगाह थे। ठीक है, शाहजहां ने समुद्री जहाजों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया था या प्रारंभ किया था, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, आगे चलें। मुगल काल के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो बाबर ने बाबरनामा लिखा, ये उसकी आत्मकथा है। ठीक है, बाबर की बाबरनामा आत्मकथा है, तुर्की भाषा में लिखी गई है, बाद में इसका फारसी और अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। ठीक है, मैंने पढ़ाया है। इसमें शंख, पद्म, नील, खरब जैसे संख्याओं का उल्लेख है। नंबर सिस्टम, तो शंख, नील, पद्म, खरब होते हैं ना, तो वैसा उल्लेख बाबर ने अपने बाबरनामा में किया है। ठीक है, हुमायूं ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला की स्थापना की थी। हुमायूं की ज्योतिष में बड़ा रुचि था, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी में इसकी बड़ी रुचि थी। और कहा जाता है कि सप्ताह के 7 दिन वो अलग अलग तरीके के वस्त्र पहनता था। ठीक है,
तो दिल्ली में वो खगोलीय वेधशाला की स्थापना किया था। ठीक है। अकबर के काल में अगर देखें तो एक प्रमुख वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मीर फतेउल्लाह सिराजी। मीर फतेउल्लाह सिराजी, ठीक है। ये एक वैज्ञानिक थे अकबर के काल के, ठीक है। वैज्ञानिक ही रहे होंगे उस समय, मतलब इनकी तकनीकी जो दक्षता थी वो काफी बेहतर थी मीर फतेउल्लाह सिराजी की। ये वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री थे। 1583 में अकबर के दरबार में आए, ठीक है। इन्होंने बंदूकों के नाल साफ करने की मशीन अरघू का विकास किया, निर्माण किया, ठीक है। एक बार किसी ने अकबर से कहा था, तो अकबर ने कहा था मीर फतेउल्लाह सिराजी के बारे में कि अगर कोई मुझसे मीर फतेउल्लाह सिराजी के बदले पूरा साम्राज्य अगर मांग ले तो मैं उसे पूरा साम्राज्य दे दूंगा। मतलब पूरे साम्राज्य से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन थे? मीर फतेउल्लाह सिराजी थे, ठीक है। ये वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री थे। 1583 में अकबर के दरबार में आए थे। बंदूकों की नाल को साफ करने के लिए इन्होंने एक अरघू का निर्माण किया था। तोड़दार बंदूक का कारखाना खोला अकबर ने। कॉर्ट मिल, गाड़ी चक्का, शिप कैमल, जहाजी यंत्र, इन सब का विकास अकबर ने किया। अकबर के दरबार में महादेव प्रथम वैद्य और चंद्रसेन प्रथम शल्य चिकित्सक थे, ठीक है। तो यानी अकबर का काल जो है एक तरीके से वैज्ञानिक प्रगति का भी काल था, जबकि मध्यकाल के अंतर्गत इतनी वैज्ञानिक तरीके में रुचि नहीं ली जाती। अकबर अनपढ़ था, लेकिन उसकी रुचि बहुत अच्छी थी, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में उसकी रुचि थी, समझ रहे हैं। वो जानकारी इकट्ठा करने वाला व्यक्ति था, वो उत्सुक व्यक्ति था, ठीक है। जहांगीर, इसने जो है बुरहानपुर में एक जल का कारखाना खोला था जहांगीर ने। शाहजहां ने, मुल्ला फरीद ने जीचे शाहजहानी, मुल्ला फरीद ने जीजे शाहजहानी नाम का एक खगोलीय चार्ट विकसित किया था, ठीक है, शाहजहां के काल में, ये ध्यान रखना। मुगल काल में शिक्षा, मुगल काल में शिक्षा, दरअसल मुगल काल के अंतर्गत अगर आप शिक्षा देखेंगे ना तो शिक्षा मदरसे में दी जा रही थी। आरंभिक शासकों द्वारा इसके लिए प्रयास भी किए गए, ठीक है। बहुत से मदरसों की स्थापना भी की गई, वहां उच्च शिक्षा भी दी जाती थी, ठीक है। तो बाबर के समय में दिल्ली में मदरसे की स्थापना हुई थी शिक्षा के लिए, ठीक है। तो दिल्ली में मदरसे की स्थापना हुई बाबर के समय में। सुहरते आम, इसका एक कर्तव्य था स्कूल और कॉलेज का निर्माण करना, ठीक है। यानी सुहरते आम जो एक तरीके से है पीडब्ल्यूडी विभाग का कार्य देख रहा है, उसका एक महत्वपूर्ण कार्य था स्कूल और कॉलेजों का भी निर्माण करना। हुमायूं के काल में अगर हम देखें तो दीन पनाह के पास शेर मंडल नामक पुस्तकालय की स्थापना इसने किया था, और फिर इसी दीन पनाह की सीढ़ियों से उतरते हुए गिर गया और मृत्यु हो गई थी हुमायूं की। अकबर के काल में शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार हुए? तो पहला, फारसी और अरबी का भेद समाप्त कर दिया गया, इसे धर्मनिरपेक्ष आधार दिया गया। शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष आधार देना, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार किया गया, ठीक है। मदरसों में फारसी शिक्षक के रूप में हिंदुओं की भी नियुक्ति की गई, ठीक है। तो ये अकबर के समय में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार किए गए। हिंदुओं की शैक्षिक, मतलब हिंदुओं के द्वारा जो शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की गई, वहां भी अनुदान दिए गए। तो हिंदुओं द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान दिया, पुस्तकालयों का निर्माण किया, ठीक है। अकबर के ही काल में माहम अनगा ने खैरुल मनाजिल नामक मदरसे की स्थापना किया था। खैरुल मनाजिल क्या था? एक मदरसा था। तो खैरुल मनाजिल नामक मदरसे की स्थापना माहम अनगा ने अकबर के काल में किया था, ठीक है। शाहजहां, तो दारुल बका का इसने मरम्मत करवाया। औरंगजेब के समय मदरसा ए रहीमिया, इसकी स्थापना की औरंगजेब ने। फिरंगी महल को शिक्षा के निमित्त दिया, ये न्यायिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था फिरंगी महल। जेबुन निसा उसकी पुत्री है, उसने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की। औरंगजेब की पुत्री का नाम है जेबुन निसा, उसने दिल्ली में
एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की। तो इस तरीके से शिक्षा अलग अलग शासकों द्वारा इसके लिए अलग अलग प्रयास किए गए। शिक्षा के क्षेत्र में अकबर ने महत्वपूर्ण सुधार किया। ठीक है, अब देखिए मध्ययुगीन सामाजिक जीवन। ठीक है, तो इसमें जो मुस्लिम थे ना वो दो वर्गों में विभाजित थे, अशरफ और अजलाफ। अशरफ का अर्थ है उच्च वर्गीय मुसलमान। उच्च वर्गीय मुसलमानों को अशरफ के नाम से जाना जाता था, अशराफ जिसे कह रहे हैं। अजलाफ यानी निम्न वर्गीय मुसलमान को अजलाफ के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, कुलीन जो मुस्लिम है वो दो वर्गों में विभाजित हैं। जो कुलीन मुसलमान हैं, अहले सैफ या उमरा, अहले कलम यानी उलमा, ये दो भागों में विभाजित हैं। ठीक है, आनुवंशिक मुसलमान खानजादे कहे जाते थे, खानजादे। ठीक है, खानजाद कहे जाते थे। मालूतेदार वर्ग दक्कन के गांव में बसते थे। कमीन, ये भूमिहीन वर्गों के लोग थे, वो कमीन कहलाते थे। ठीक है, वेशभूषा क्या था? सल्तनत काल के अंतर्गत एक ओवरकोट को दागला कहते थे, जो ऊपर से पहना जाता था, लंबा सा होता था, तो ओवरकोट का प्रचलन था जिसे दागला कहते थे। हुमायूं ने उल बच्चा नामक विशेष वस्त्र का प्रतिपादन किया था, प्रचलन किया था। नूरजहां के अंतर्गत नूर महली नामक वस्त्र का प्रचलन किया गया, तो नूरजहां ने नूर महली नामक वस्त्र का प्रचलन किया था। ठीक है, त्योहार क्या क्या प्रमुख त्योहार थे? तो अकबर का जो काल था ना वो राष्ट्रीय त्योहारों का केंद्र था। समझ रहे हैं? क्योंकि अकबर के धार्मिक नीति देख रहे हैं, अकबर के विश्वास देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से अकबर का जो काल था वो काफी प्रोग्रेसिव काल था। तो धार्मिक यानी राष्ट्रीय त्योहारों का काल, मतलब केंद्र कह सकते हैं, राष्ट्रीय त्योहारों का केंद्र था। अकबर के दरबार में दशहरा मनाया जाता था, दीपावली मनाई जाती थी, रक्षाबंधन, शिवरात्रि, यानी हिंदुओं के भी त्योहार अकबर के दरबार में मनाए जा रहे हैं, मुस्लिमों को तो मनाए ही जा रहे हैं। अफीका, बच्चे का जन्म उत्सव, उसको अफीका कह रहे हैं, वो मनाया जा रहा है। बिस्मिल्लाह, शिक्षा का प्रारंभ। चाहलम यानी मृत्यु, चहल्लम कहते हैं ना, मृत्यु का 40वां दिन, ये मुस्लिम त्योहार थे। वो सब अकबर के, मतलब अकबर के दरबार के अंतर्गत हिंदू त्योहार और मुस्लिम त्योहार दोनों मनाए जा रहे हैं। हिंदू त्योहार के अंतर्गत जो प्रमुख हिंदू त्योहार हैं, जैसे दशहरा है, दीपावली है, रक्षाबंधन, शिवरात्रि, ये सब मनाए जा रहे हैं। और मुस्लिम त्योहारों के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण है, अफीका, बच्चे का जन्म, बिस्मिल्लाह, शिक्षा का प्रारंभ, चहल्लम, मृत्यु से संबंधित जो त्योहार, ये सब जो है मृत्यु से संबंधित, चहल्लम मृत्यु का 40वां दिन, ये सब मतलब हिंदू त्योहार प्लस मुस्लिम दोनों त्योहार अकबर के दरबार मनाए जाते थे। यही कारण है कि अकबर का दरबार राष्ट्रीय त्योहारों का केंद्र था। ठीक है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन सब नौरोज मनाते थे, जबकि औरंगजेब ने नौरोज पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, औरंगजेब द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस पर प्रतिबंध आरोपित कर दिया। ठीक है, महिलाओं की स्थिति अगर हम देखें तो इस काल के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति संतोषजनक थी, मतलब बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत खराब नहीं थी, संतोषप्रद थी। अकबर द्वारा इसके लिए कुछ प्रयास किए गए, जैसे इसने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, साथ ही सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया, विधवा पुनर्विवाह शुरू किया, ये सब चीजें थी। बाल विवाह, अनमेल विवाह बंद करा दिया अकबर ने। ठीक है, महिलाएं उच्च शिक्षित भी थीं, जैसे गुलबदन बेगम, कुछ महिलाएं उच्च शिक्षित भी हुआ करती थी, और जैसे गुलबदन बेगम, इसने हुमायूं नामा की रचना की। महामनगा, इसने एक अलग मदरसे की स्थापना की। जेबुन निसा, ये औरंगजेब की पुत्री है, जंतु निसा, जेबुन निसा। तो इस तरीके से उच्च, मतलब कुल की महिलाएं, राज परिवार की महिलाएं उच्च शिक्षित भी हुआ करती थीं। ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति कुल मिला के संतोषप्रद थी। ठीक है, तो यहाँ आपका मुगल काल आज समाप्त होता है। अगला क्लास हम स्टार्ट करेंगे तो मराठों के बारे में पढ़ेंगे, और फिर मराठों के बाद हम उत्तर मुगल काल यानी आधुनिक भारत में हम एंट्री करेंगे। ठीक है, तो उत्तर मुगल बादशाह जो हुए, शासक हुए, संक्षिप्त में उनको पढ़ते हुए फिर यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और फिर भारत में आने वाली जो अन्य विदेशी कंपनियां हैं, तो
इन सब चीज़ों को शुरू करें तो कल मराठा मतलब शिवाजी के अंतर्गत मराठों का कैसे उद्भव हुआ उसको देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।